हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नया टॉपिक, बिल्कुल फाइनल टॉपिक चैप्टर 2 का। बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी से स्टार्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा मैं ना 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ चुका हूँ, 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी है, कभी ना कभी पार्टनरशिप कंपनी की बात करी है। लास्ट लेक्चर में हम एचयूएफ की चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अब ये क्या बोला है कोऑपरेटिव सोसाइटी? बेटा हल्का बहुत इसके बारे में लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। लो प्यारे बच्चों, बात स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। मैंने लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द मेंबर। क्या मतलब होता है इसका अभी समझेंगे, मेरी तरफ देखना। बेटा एक मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स बेचता है रिटेलर को, और बेटा रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को। मान लो कंज्यूमर आपकी एक फैमिली है बेटा, जो पैरामाउंट ट्यूलिप में रहती है सहारनपुर सिटी के। मान लो बेटा पैरामाउंट ट्यूलिप में टोटल 1000 फैमिली है, उसमें से एक फैमिली आपकी है बेटा, और आप कंज्यूमर हो, ठीक है ना। राशन सबके घर पे चाहिए तो आपके घर पे भी चाहिए, ठीक है। और मान लो बेटा एवरेजली आपके घर में राशन आता है 15,000 रुपये महीना, ठीक है। 15,000 रुपये महीने का आप राशन खरीदते हो बेटा, ऑब्वियस बात है आप किसी रिटेलर से राशन खरीदते होंगे। होलसेलर या मैन्युफैक्चरर आपको एंटरटेन करेगा। आप होलसेलर की दुकान पे जाओ, 15,000 रुपये महीने का राशन दूंगा, वो कह रहा किसको बता रहा है बात, हम करोड़ रुपए महीने की सेल करते हैं, हमें जरूरत नहीं है तेरे जैसों की। और अगर मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करोगे वो कहेगा बैठ जा कुछ नहीं जरूरत हमारे को तेरे जैसे की। समझ रहे हो ना बेटा, 15,000 रुपये महीने के लिए एंटरटेन नहीं करेंगे ना आपको होलसेलर और रिटेलर। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी ना 2 प्रिंसिपल पे काम करती है। पहला प्रिंसिपल है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, कि हमें मिडलमैन खत्म करना है, यानी कि बेटा ये भी खत्म करना है और ये भी खत्म करना है। मिडलमैन खत्म करना है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन के प्रिंसिपल पे काम करती है। हमें डायरेक्टली गुड्स यहां से खरीदना है। कैसे होगा समझाता हूं बेटा। बाबू कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत है, कम से कम 10 लोग, ठीक है ना। बाबू आपको याद होगा कहीं ना कहीं हमने नंबर वाली रेस्ट्रिक्शन बहुत जगह पड़ी है। पार्टनरशिप फर्म में भी कम से कम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50। प्राइवेट कंपनी में भी 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम में भी अनलिमिटेड। एचयूएफ में भी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 जनरेशन के मेल मेंबर। बहुत सारी जगह पढ़ ली ना। अब तो यहां की रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 10 लोग चाहिए, ठीक है ना। और बोलने के लिए हम बोलते हैं मिनिमम 10 अडल्ट नीडेड, मतलब कोई माइनर मेंबर नहीं हो सकता। और आपको पता है बेटा माइनर पे कल बहुत चर्चा की है, यानी कि बेटा 10-18 साल से बड़े लोग चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है बेटा, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होती है बेटा। और बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक एक्ट से गवर्न होती है, कानून से गवर्न होती है। नाम है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। सोल प्रोप्राइटरशिप किसी एक्ट से गवर्न नहीं होती। पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है जी ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी और कम से कम 10 लोग चाहिए, ठीक है जी। मैं बोलता हूं पैरामाउंट ट्यूलिप की 1000 फैमिली ने डिसाइड करा कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और हर परिवार से एक एक मेंबर को मेंबर बना लेंगे बेटा, ठीक है ना। यानी कि 1000 मेंबर बन जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और बेटा हम किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन हटाएंगे।
उन्होंने अंदाजा लगाया किसी का घर में बेटा फैमिली मेंबर ज्यादा है तो उसके घर का राशन है 20,000 रुपए महीना, किसी के कम है तो बेटा वहां पर 5,000 रुपए महीने का है। एवरेज बैठी बेटा 10,000 रुपए महीना लगभग हर घर का राशन है, और 1,000 फैमिली यानी कि बेटा 1 करोड़ महीने का राशन आएगा। इन्होंने कहा तो बहुत सही प्रिंसिपल है, हम क्या करेंगे, मिडल मैन ही हटा देंगे ऐसा करके। साथ ही साथ हमारा दूसरा प्रिंसिपल क्या है बेटा, आप म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द मेंबर के लिए काम करते हो कि सबका वेलफेयर हो, जिस सबका वेलफेयर हो जाए। अब आपने क्या करा बेटा, हर महीने सबको बोला लाओ जी जितने राशन की रिक्वायरमेंट है लाओ नगद पैसे जमा करा के जाओ। सारे पैसे जमा करा के गए, आपके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, क्योंकि एवरेजली आपकी 1,000 फैमिली मेंबर है और सबके घर का राशन 10,000 रुपए है। और आप पहुंच गए सीधा मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर हर महीने आएंगे तेरे पास ही आएंगे, लगभग रिपीट ऑर्डर ही लगता रहेगा। 1 करोड़ महीना एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई, करेगा। 1 करोड़ वो भी नगद मिल जाए, भाई साहब जी भी बाहर आ जाएगी मैन्युफैक्चरर की, क्योंकि होलसेलर उसको शायद बेटा नगद पेमेंट ना भी करता हो, लेकिन आप तो नगद ही दे रहे हो बिल्कुल बेटा, वो भी 1 करोड़ और हर महीने देने वाले हो अगले पता नहीं कितने सालों तक। आपने पूछा बस ये बता दे कैश डिस्काउंट कितनी देगा। यार नगद पैसे दे रहे हैं, कुछ तो कैश डिस्काउंट दे। अगर उसने कह दिया ना 2% भी देगा तो बेटा 2 लाख रुपए बच गए। और 2 लाख का क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बेटा, इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द मेंबर। ये 2 लाख किस में बांट दिए जाएंगे, सारी फैमिलीज में बांट दिए जाएंगे। समझ आई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या चीज है? कम से कम कितने लोग, 10। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, किस एक्ट से गवर्न है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 से गवर्न है। 2 प्रिंसिपल पे काम करती है, म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द मेंबर एंड एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। काम की बात ये भी लिखी है मैंने, इसका मतलब समझा दूं। मैंने लिखा बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी मतलब बेटा मर्जी है। अगर उस 1,000 फैमिली में से 5 फैमिली कह दे कि हम नहीं मेंबर बनना चाहते, आप तो बेकार जगह से लाओगे राशन, हम अपना बढ़िया जगह से लाएंगे, ले आओ जी। तो बेटा ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। जो मेंबर बनना चाहता है बन सकता है, और मेंबर बनने के बाद अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जिट करना चाहते हो यू कैन एग्जिट। ये किसी के ऊपर कभी जबरदस्ती नहीं हो सकती कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी बात समझ आई? बढ़ाऊं बात को आगे। बेटा जरूरी नहीं है ऐसे ही प्रिंसिपल पे काम करूं, किसी और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं बहुत सारे। मान लो पैरामाउंट ट्यूलिप की बात करते हैं बेटा। पहले क्या होता था बेटा, 1,000 फैमिली ने ना अलग अलग मतलब वो चौकीदार रखे हुए थे बेटा, वॉचमैन, ठीक है ना। और ये क्या करते थे बेटा, वॉचमैन आता था और घर की रखवाली करता था, 300 रुपये महीना ले जाता था मान लो। यानी कि बेटा वॉचमैन को कितना पे करते थे, 1,000 फैमिलियां मिलकर कितना पे करती थी, हर कोई 300 रुपये महीना देता था, 1,000 फैमिली देती थी, यानी कि कितना पे करती थी, 3 लाख पे करती थी। आपने कहा यार तो बड़ा महंगा पड़ता है, हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। मिलके आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। आपने कुछ नहीं करा, इस बार ना आपने ना 20 लोगों को हायर करा और कहता है पूरी जिंदगी के लिए आप हमारे यहाँ काम करोगे, 10,000 रुपये महीना ऑन सैलरी रख दिया आपने 20 लोगों को। जब मैं 20 लोगों को 10,000 रुपये महीना दूंगा, यानी कि टोटल कितने दूंगा, 2 लाख रुपए महीना, और कह दिया भाई रखवाली करो, दिन भी रात भी यहीं रहो, खाना भी हम देंगे, 50,000 रुपये खाने का खर्चा समझ लो सबका। सर कितना खर्चा कर रहे हो आप, 2.5 लाख, 50,000 फिर भी बच गया। यही तो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन है। ये 50,000 कहाँ जाएंगे बेटा, किस प्रिंसिपल पे आप काम करते हो, म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, प्रॉफिट जो कमाती है वो भी अपने मेंबर्स में बांट देती है। 50,000 किस में बांट देगी, 1,000 फैमिली में, सबके 50-50 रुपए बच गए। पहले 300-300 देते थे, अब 250-250 में काम आने लगा, कुछ तो बचा ना। बात समझ में आई? मैं एक और बात बोलता हूं बेटा एग्जाम्पल के लिए। आप घर से बाहर निकले बेटा, आपका घर भारत माता चौक पे, आप घर से बाहर निकले, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है ना। आपने एक रिक्शा वाले को बुलाया बेटा, उसने कहा कोई भी नहीं है सुबह तो सवारी, 50 रुपये लूंगा, अकेले बैठ के जाओगे आप रेलवे स्टेशन तक, 50 रुपये लूंगा आपसे।
मैं बोलता हूं इतने में ही सामने से कोई पर्सन आ गया और उसने भी बोला कि रेलवे स्टेशन जाना है, आपने कहा ठीक है शेयर कर लेते हैं, 50 मांग रहा है, 25 आप देना, 25 में। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लिए तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि बेटा क्या यहां वेलफेयर नहीं हो रहा दोनों मेंबर का, 25-25 बच रहे हैं भाई, वेलफेयर तो यहां भी हो रहा है, बस फर्क इतना है कि यहां ना तो 10 लोग हैं और ना ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है। ये सिर्फ क्या है बेटा, मुंह जबानी बात चल रही है, अदरवाइज ये भी म्यूचुअल वेलफेयर है बेटा, अगर आप देखना चाहोगे तो। अगर ब्रॉड एंगल दूं बेटा, ये भी एक म्यूचुअल वेलफेयर है। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बातें ओके हैं, बढ़ूं आगे। मैं इंट्रो इतना बड़ा दे दूंगा कि जब आप फीचर मैरिट्स डीमेरिट्स पढ़ने लगोगे तो सब खत्म हो चुका होगा। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, अभी बात हुई, और जब बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है ना, तो बेटा दैट सिंपली मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडेंटिटी अलग होती है फ्रॉम इट्स मेंबर। क्या है बात? कहां करी है? कंपनी में बात करी है बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना कंपनी में बेटा, बाबू कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज रजिस्टर्ड होगी बेटा, हमेशा वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाएगी, और जहां सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है वहां लिमिटेड लायबिलिटी साथ में आ जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, यानी कि बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग बात और इसके मेंबर अलग बात। अगर कभी कोई कर्जा कोऑपरेटिव सोसाइटी ने चढ़ा दिया तो वही उतारेगी बेटा, मेंबर कभी अपने घर से कुछ नहीं लाएंगे। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, बस उतनी ही लिमिटेड है बेटा जितना उन्होंने बिजनेस के लिए पैसा दे दिया। कोई घर बार बेचने नहीं वाले वो आपके लिए। और ये बहुत बार बात करी है मैंने, लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? क्या मेंबर की पर्सनल एसेट बेची जा सकती है बेटा? कभी नहीं बेची जा सकती किसी भी मेंबर की पर्सनल एसेट। सिर्फ आप उन्हीं से वो ही पैसा ले सकते हो जो उन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स इट। बात क्लियर? पढ़ें हम फटाफट से, इंट्रो पढ़ें, फीचर पढ़ना शुरू करें इसका, ठीक है जी। बाबू आप एक काम कर रहे हो, फटाफट से कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंट्रो पढ़ रहे हो। हम कहां से पढ़ रहे हैं बेटा? सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आप पढ़ना शुरू करो सेकंड पैराग्राफ, पढ़ो जी बेटा। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर। पहला फीचर है बेटा वॉलंटरी मेंबरशिप, और मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। यहां किसी के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मेरी सोसाइटी का मेंबर बन जा या मेरी सोसाइटी से निकल जा। हर मेंबर की अपनी विश है, वो अगर बेटा बनना चाहता है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बन सकता है, और बेटा वो चाहता है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जिट कर सकता है। हो सकता है बेटा शुरू के 5 साल 7 साल 10 साल उसने आपके साथ मिलकर ही राशन मंगाया हो बेटा, और 10 साल के बाद उसको लगता है कि अब आपकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, आप जिस मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो वो बेकार क्वालिटी का राशन दे रहा है, तो वो छोड़ना चाहता है बेटा, तो वो कभी भी लीव कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इट इज अ टोटली अ वॉलंटरी एसोसिएशन कंसेप्ट, ठीक है। अभी रीड करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं, लीगल स्टेटस की बात करते हैं बेटा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये कहता है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, पर बेटा ये कंपनी जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आपको याद है कंपनी के फॉर्मेशन में मैं 3 बातें हमेशा बोला करता था। कंपनी का फॉर्मेशन एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, एक एक्सपेंसिव टास्क है और एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन है पर ना तो एक्सपेंसिव है बेटा, ना टाइम कंज्यूमिंग है और ना ही कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। आपके सिटी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ऑफिस है जहाँ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बैठता है। मैं बता देता हूँ, सहारनपुर में रेलवे रोड पर बेटा, रेलवे रोड पर जहाँ बस है बेटा, बस के बिल्कुल बराबर वाली गली में बैठता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 3-4 कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरी भी क्लाइंट है बेटा, ठीक है ना। तो बाबू मैंने ही रजिस्ट्रेशन करा कर दिए उनके, तो रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना अंदर, चलो मेरे साथ साथ पढ़ो लीगल स्टेटस, मैं पढ़ता हूँ। Registration of cooperative society is compulsory and thus accords a separate identity to the society which is distinct from its member। मैं बोल चुका हूं थोड़ी देर पहले, जब आप किसी चीज का रजिस्ट्रेशन करा लेते हो ना बेटा, उसकी लॉ की नजर में एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि आज से जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग बात और मेंबर बिल्कुल अलग बात। पढ़ते चलो।
द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, sue and be sued by other as a result of being a separate legal entity. It is not affected by the entry and the exit of its member. काम की बात बोलता हूं बेटा, कहता है सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, sue and be sued by others. आपको बताऊं ये बात मैंने कहां पढ़ाई थी? कंपनी में पढ़ी थी, आर्टिफिशियल पर्सन में। मैंने आपको बताया था कि कंपनी को पर्सन क्यों बोला गया, क्यों बोला गया भाई? हर वो काम जो एक प्रोपराइटर कर सकता है बिजनेस में, हर वो काम कंपनी कर सकती है। प्रोपराइटर प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीदता है ना पहले दुकान, कंपनी भी खरीद सकती है। देखो कह रहा है सोसाइटी भी खरीद सकती है अपने नाम पर प्रॉपर्टी। क्या कंपनी गुड्स खरीद सकती है अपने नाम पर? खरीद सकती है, जैसे प्रोपराइटर खरीद सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीद सकती है, खरीद सकती है। बेच सकती है, बेच सकती है। बेटा कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कर सकती है। स्यू कर सकती है, स्यू मतलब केस करना, SUE, स्यू मतलब केस करना। एंड बी स्यूड, बी स्यूड मतलब केस होना आपके ऊपर। तो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी केस कर सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर भी केस हो सकता है। यानी कि इसी हेडिंग में इसने क्या करा, आर्टिफिशियल पर्सन वाली बात भी डाल दी। देखा आपने आराम से इस बात को। और बेटा साथ में इसने परपेचुअल एग्जिस्टेंस वाली बात भी डाल दी। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, as a result of being a separate legal entity it is not affected by the entry or the exit of its member. इंसान आएंगे और इंसान चले जाएंगे बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगी बेटा। कंपनी के साथ भी तो ये बात है ना, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। इंसान आएंगे, इंसान चले जाएंगे बेटा, कंपनी चलती रहेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलती रहेगी बेटा। रजिस्टर्ड है बेटा, कागज पे इसकी एग्जिस्टेंस है। कागज कब से मरने लग गया? ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो जी, थर्ड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। अब तो कुछ नहीं बताना सर, मेरे को तो बोलना भी नहीं चाहिए इस हेडिंग को, पता ही है ना आपको लिमिटेड लायबिलिटी क्या चीज है। आगे बढ़तो, फोर्थ हेडिंग की बात करते हैं, कंट्रोल। और यहीं पर बेटा एक चीज का और डिस्कशन कर दूंगा, इसके बाद हम रीडिंग करेंगे बेटा। बाबू कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कंट्रोल किसका है? अगेन बेटा बात करूं, अगर आपने 1000 फैमिली से एक एक मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बना दिया और सोचा कि डिसीजन मेकिंग ये 1000 लोग करेंगे बेटा, तो बेटा वो तो रायता फैला देंगे। जहां मर्जी इकट्ठे कर लेना 1000 लोगों को बेटा, जितने मर्जी मीटिंग कर लेना बेटा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लिख कर ले लो आज कोरे कागज पर, क्योंकि बेटा हर एक इंसान का अपना सोचने का नजरिया है। मानते हो ना ये बात? तो बेटा ये बात रियलाइज करी बेटा इस कानून ने भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंट्रोल किसका होगा? इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी का। एक मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्ट कौन करेगा? ये 1000 मेंबर बेटा, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है, इनको पहली मीटिंग में बुलाया, 1000 के 1000 लोग एक जगह पर बैठे। हमने कहा जी हमें ना 5 या 6 पोस्ट निकालनी है। एक बनेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन, एक बनेगा मैनेजर, एक बनेगा ट्रेजरर, एक बनेगा सेक्रेटरी, एक बनेगा वाइस चेयरमैन। मान लो 5 ही पोस्ट निकालनी है। चेयरमैन बनाना है, वाइस चेयरमैन बनाना है, मैनेजर बनाना है, सेक्रेटरी बनाना है और ट्रेजरर बनाना है बेटा। हमें 5 पोस्ट के लिए चाहिए बेटा। आप बताओ कौन कौन खड़ा होना चाहता है, कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है? 15 लोग खड़े हो गए बेटा 1000 में से कि हम बनना चाहते हैं। किसी ने कहा मैं चेयरमैन, किसी ने कहा मैं बनना चाहता हूं। तो हमने कहा ठीक है, वोटिंग से डिसाइड कर देंगे, हर बंदा वोट करेगा। अब वोटिंग पर एक बात यहां बोल देता हूं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय यू इन योर बिजनेस इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट। मतलब एक फैमिली का अकेला बंदा है, उसके घर का राशन सिर्फ 2000 रुपए है। एक फैमिली बहुत छोटी है बेटा, उसके घर का राशन 5000 है। एक के घर का राशन बेटा 20000 है, एक के घर का राशन 25000 है। इससे वोट में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट irrespective of the capital contributed by you in the cooperative society, irrespective of the capital contributed by you, every member has a single vote। 1000 लोगों को एक एक वोट है। आप कितने का राशन मंगाते हो हमारे को इस बात से कोई लेना देना नहीं। अब 1000 लोग 1000 वोट करेंगे बेटा। जिन 15 में से जो 5 लोगों को हाईएस्ट वोट मिलेगा, ये हमने अपॉइंट कर दी अपनी मैनेजिंग कमेटी। फर्दर डिसीजन मेकिंग कौन करेगी? मैनेजिंग कमेटी। हर बार 1000 लोगों को हम इकट्ठा नहीं करेंगे। समझ आई बात?
समझ आई बेटा कैसे डिसीजन मेकिंग चलती होगी? आपको भी पता है 1000 लोग कभी डिसीजन नहीं ले सकते एक जगह पर बैठ के, लड़ेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है जी बात? अभी हम कर क्या रहे हैं बेटा, ये 4 फीचर पढ़ रहे हैं जितने मैंने पढ़ने को कहे। करो। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं 5th फीचर की। फीचर का नाम है सर्विस मोटिव, और आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूं बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बनाई जाती है उसका मोटिव होता है अपने मेंबर का वेलफेयर सोचना रादर देन प्रॉफिट अर्निंग। तो बेटा ये कोई प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बनी हुई कोई संस्था नहीं है बेटा। ये क्या करती है बेटा, अगर कुछ कमाती भी है बचाती भी है बेटा, अपने मेंबर को ही बांट के चली जाती है बेटा। यानी कि इसका मोटिव क्या है, अपने मेंबर को बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना नहीं। समझ में आया क्या है सर्विस मोटिव? आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं मेरिट्स की। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, मैं पहले ही बता चुका हूं, वोटिंग स्टेटस में इक्वालिटी है, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट। आप कितना पैसा डाल रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये नहीं कोई पूछेगा आपसे, हर मेंबर को एक ही वोट मिलेगा। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। क्लियर बात? आगे बढ़े। सेकेंड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है बात? ये फीचर में भी आ चुकी है बात। थर्ड वन स्टेबल एग्जिस्टेंस। बेटा इंसान आएंगे इंसान चले जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगी। कोई मेंबर जाना चाहे भाई अभी निकल, आप हजारों आप चाहते हो 999 जाना चाहे निकल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस ऑन पेपर है। किसी इंसान के मर जाने से, किसी मेंबर के मर जाने से कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं हुआ करती बेटा। तो यानी कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है स्टेबल एग्जिस्टेंस है, ये चलती रहेगी बेटा, ये नहीं मरेगी। ठीक है। फोर्थ वन इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब सस्ता पड़ता है। ये लो बेटा, सस्ता पड़ता है। इकोनॉमी का मतलब ही क्या होता है? सस्ता पड़ता है बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन के प्रिंसिपल पे काम करती है, और जब आप एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन के प्रिंसिपल पे काम करोगे तो सस्ता तो पड़ेगा ही। ऑलरेडी आपको 2 लाख का कैश डिस्काउंट ले ही आए हो बेटा आप। और दूसरी एक बात बता देता हूं बेटा, जब हम किसी रिटेलर से गुड्स खरीदते हैं तो हम ऑलरेडी बड़ा महंगा खरीदते हैं। आप खुद सोचो, मैं आपको एक बात सोचने के लिए कहता हूं। मैन्युफैक्चरर मुंबई से है बेटा, और इसने ना 100 रुपए का गुड्स बनाया और 100 रुपए का बेच दिया होलसेलर को। ठीक है, होलसेलर के एंगल से सोचो, 100 रुपए ये देकर आया मैन्युफैक्चरर को, और बेटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है इसकी, क्योंकि बेटा ये होलसेलर बैठा हुआ है दिल्ली में। इसने मुंबई से दिल्ली गुड्स मंगाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी, 100 रुपए दिए बेटा। मान लो इसको गुड्स ही पड़ा 110 का। इसने कहा यार देख कुछ तो मैं भी कमाऊंगा, कुछ तो मैं भी कमाऊंगा, चल ठीक है 110 का मुझे पड़ा है, मैं 10 रुपए कमा लेता हूं, मैं 120 का बेचता हूं। इसने 120 का बेच दिया रिटेलर को। रिटेलर के एंगल से सोचो, ये रिटेलर सहारनपुर का पर्सन है बेटा, 120 तो देकर आया ये दिल्ली में बेटा, और बाबू जब गुड्स आए सहारनपुर तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिर लग गई बेटा। मान लो 5 रुपए कीमत और बढ़ गई, 125 का तो इसको ही पड़ा है। इसने कहा 10 मैं भी कमाऊंगा, इसने 135 का बेचा कंज्यूमर को। सर ये होता है जब आप किसी रिटेलर से सामान खरीदते हो, और इस बार आप सीधा पहुंच गए बेटा मुंबई सामान खरीदने। उसने कहा मैं तो होलसेलर को भी 100 का बेचता हूं, आपको भी 100 का दिया। आप मुंबई से बेटा सहारनपुर ट्रांसपोर्टेशन कराई आपने, 15 रुपए की मैं बोलता हूं ट्रांसपोर्टेशन पड़ गई। 115 रुपए का गुड्स आ गया ना बेटा, पहले 135 का खरीदते थे, 20 यहां से बचने शुरू हो जाएंगे बेटा। क्या रह गया बेटा, क्या छूट गया इसमें से बेटा? होलसेलर का मार्जिन खत्म हो गया, रिटेलर का मार्जिन खत्म हो गया। ये जो प्रॉफिट कमाते थे इनको तो आपने बाहर ही कर दिया ना बेटा। इसीलिए सस्ता पड़ता है बेटा, इसीलिए इकोनॉमी इन ऑपरेशन होता है। समझ आई बात? जब आप मिडलमैन एलिमिनेट करते हो बेटा, उनका मार्जिन, उनका प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाता है बेटा, चीजें आपको सस्ती पड़ने लगती हैं। क्लियर हूं मैं इस बात पर? चलो बाबू 5th हेडिंग पढ़ रहा हूं, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बड़े कमाल की हेडिंग और मजा आ जाएगा सुनकर बेटा। इधर देखना मेरी तरफ, कहता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। क्यों सपोर्ट करती है, वजह जान लो बेटा। कोई भी देश की गवर्नमेंट है, कभी भी गवर्नमेंट का मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट का मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन।
कि हमें सारे सिटीजन का वेलफेयर सोचना है। कोई भी गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं कमाती बेटा, कभी भी नहीं कमाती। वो क्या सोचते हैं बेटा? वेलफेयर सोचते हैं कि हमारे को रेजिडेंट का भला सोचना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपका क्या प्रिंसिपल है? कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कहा सर पैसा हम भी नहीं कमाते, हमारा भी प्रिंसिपल वेलफेयर ऑफ मेंबर है। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा आप वही प्रिंसिपल लेके चल रहे हो जो हमारा प्रिंसिपल है, चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं। क्या चाहिए आपको? आपको हम कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी देंगे। लोन चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं आपको, टैक्सेस माफ कर देते हैं आपके। इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इतनी फैसिलिटी है। आपको बता देता हूं, अगर ये बात क्लियर ना हुई हो एक एग्जांपल दे देता हूं। पैरामाउंट ट्यूलिप सच में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पहली बात। दूसरी बात, जब सरकार वहां पर बिजली सप्लाई करती है, आपको अंदाजा नहीं है, मैं बता रहा हूं, रूरल एरिया की बिजली का किराया वहां पर आपको पता भी नहीं होगा। जब हम बिजली का बिल पे करते हैं पेटीएम से, हम जाते हैं ना यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू तो पे करते हैं बेटा। वो भी दो चीजें पूछता है, अर्बन मीटर है आपका, रूरल है, शहर के बीचों बीच है पैरामाउंट ट्यूलिप, रूरल एरिया की बिजली लेती है सरकार, थोड़ी सस्ती होती है। तो कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन और टैक्सेस भी नहीं। और टैक्सेस का एग्जांपल दे दूं तो आपकी नॉलेज के लिए सुन लो, बड़े काम की बात। इंडिया में जितने भी स्कूल हैं सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्यों बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी? पता लग गया होगा, टैक्सेस ना देने पड़े। करोड़ों के प्रॉफिट इनका है, टैक्स कोई नहीं देता, कोई भी स्कूल। समझ में आई बात? तो बेटा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुम भी वेलफेयर के लिए बने हो, हम भी वेलफेयर के लिए बने हैं, आप हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो, चलो जी हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। क्लियर बात? एंड लास्ट वन इज ईज इन फॉर्मेशन। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन बहुत आसान है, बस 10 लोग चाहिए। रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कराओ और शुरू हो जाओ बेटा। सिर्फ एक चीज का फॉर्मेशन मुश्किल है, वो कंपनी है, बाकी सबका फॉर्मेशन आसान है। ठीक है बेटा, अभी हम सारी मेरिट्स रीड करेंगे बेटा, फिर हम लिमिटेशन पढ़कर छुट्टी करेंगे। वर्क्स कम फर्स्ट। बेटा बात करते हैं हम लिमिटेशंस की। पहली लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये लिमिटेशन कंपनी के अलावा हर जगह पर है। और जिस भी जगह आती है मैं क्या बोलता हूं, कंपेयर कर दो कंपनी को। सर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो, चाहे वो राशन के लिए बनाओ, चाहे वो वॉचमैन के लिए बनाओ, चाहे किसी पर्पस के लिए बनाओ, आपका साथ देने वाले कोई करोड़ों लोग नहीं होते बेटा, कुछ हजारों की काउंटिंग हो सकती है बेटा, ज्यादा से ज्यादा वो भी। अब मैं फिर एक बात बोलता हूं बेटा, 1000 लोग जो पैसा लाएंगे और कंपनी में जो अनलिमिटेड लोग पैसा लाएंगे, क्या वो कभी बराबर होगा? सर कभी बराबर नहीं हो सकता। 1000 लोगों ने मिलकर 10-10 हजार रुपए का राशन लाना है, हर महीने करोड़ रुपए इकट्ठे करने शुरू कर दिए, तो कंपनी के लिए तो करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। रिलायंस 15 लाख करोड़ की कंपनी है। 1 करोड़ क्या होता है? 15 लाख करोड़। HDFC बैंक 10 लाख करोड़ की कंपनी है। क्या आप करोड़ करोड़ की बात कर रहे हो? कंपनी के लिए करोड़ की कोई वर्थ नहीं है बेटा। समझ आई बात? एज कंपेयर्ड टू अ कंपनी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी उसके जितना पैसा नहीं ला सकती, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी देखो यहां पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड है। लॉ तो यही कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके पास भी मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं बेटा, जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो, म्यूचुअल वेलफेयर के लिए काम करते हो, तो बहुत सारे बंदों को तो वेलफेयर नजर ही नहीं आता। और आपको भी पता होगा बेटा, कहीं ना कहीं इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी कुछ ना कुछ तो यार गबन कर ही लेती होगी। मैन्युफैक्चरर से मिला कैश डिस्काउंट 3%, बताया सारे मेंबर को 2%, कुछ ना कुछ जेब में, या बताया 1%। तो बेटा बहुत सारी दुनिया को तो वेलफेयर नजर ही नहीं आता उसमें, और जब नजर नहीं आता बेटा बहुत सारे लोग आपका मेंबर बनते ही नहीं। सीधी सी बात यह है बेटा, इसी वजह से बेटा आपके रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं एज कंपेयर टू द कंपनी। बात क्लियर? सेकेंड वन इज इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इस पे चर्चा जरूर करेंगे बेटा 2 मिनट की।
बाबू कहता है मैनेजमेंट खराब है और मैं तो बोलता हूं खराब है। आप खुद समझो बेटा, 1000 लोग बैठे हुए हैं बेटा, पूछा हमने हमें 5 लोगों की मैनेजिंग कमेटी बनानी है, कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है बेटा? 15 लोगों ने हाथ उठा लिया। सर क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं। इंडिया में है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन एमपी बन सकता है? कम से कम ग्रेजुएशन करा हुआ इंसान ही इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं। आपको पता है कौन कौन इलेक्शन लड़ता है हमारे देश में? चौथी वेल, स्कूल ही नहीं गए कभी, अंगूठा छाप लोग एमपी बने बैठे हैं। कितनी बार हुआ है बेटा, इंडिया की हिस्ट्री उठाकर देख लेना, कितने लोग ऐसे बनते हैं बेटा। सेम काम कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। आपने बोला कि कौन हमें 5 लोगों की मैनेजिंग कमेटी बनानी है, कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है? कोई 15 लोग खड़े हो गए, आपने वोट करा बेटा, 5 लोगों को मैनेजिंग कमेटी में पहुंचा दिया, 2 लोग बेटा बिल्कुल अनपढ़ है। आप क्या उनसे उम्मीद करते हो कि वो मैनेजमेंट अच्छा करेंगे? आपका अकाउंट्स बना के दे देंगे, आपको फाइनेंसिंग मैनेज कर देंगे, आपकी परचेज प्रोडक्शन सेल्स में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? सर कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करने वाले। जो देश के हाल है वही कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाल है बेटा। आप अपनी क्वालिफिकेशन पर नहीं पहुंचे हो बेटा मैनेजिंग कमेटी में, बस एक इलेक्शन जीत गए हो बेटा। और बेटा अनपढ़ लोग इलेक्शन जीत कर पहुंच जाते हैं, जब बेटा पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं तो बेटा एक जबान नहीं निकलती उनकी, हमारा एमपी हमारा पक्ष नहीं रख पाता। देखा है ना, बहुत सारे एरिया के लोगों ने देखा होगा ऐसा अपनी जिंदगी में कि बन तो गया हमारा एमपी, आज तक पार्लियामेंट में नजर नहीं आया, आज तक एक वर्ड नहीं बोला उसने पार्लियामेंट में, हमारे एरिया की प्रॉब्लम भी नहीं रखी उसने। सेम बात कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती है बेटा। तो आप किस मैनेजमेंट के अच्छे होने की उम्मीद कर रहे हो कि मैनेजमेंट अच्छा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का? अनपढ़ लोग कभी अच्छा कर पाएंगे बेटा? समझ आई बात बेटा? बढ़े आगे। थर्ड हेडिंग इज लैक ऑफ सीक्रेसी। सेम बात कंपनी में भी कभी ना कभी पड़ी थी बेटा। बाबू कंपनी में सीक्रेसी नहीं होती क्योंकि कंपनी अपने अकाउंट्स पब्लिश करती है 3 महीने के बाद। सेम बात यहां बोल रहा हूं बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी बेटा कुछ भी चीज सीक्रेट नहीं होती। जो भी मैनेजिंग कमेटी ने मिलकर डिसीजन लिया है वो सबके लिए ओपन होता है, कोई भी मेंबर आए पूछ सकता है क्या डिसीजन लिया गया। और बेटा आपको बता देता हूं, जब कोई मीटिंग होती है ना तो उसके मिनट्स लिखे जाते हैं। सेक्रेटरी जो होता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो लिखता है एक एक बात, इसको हम बोलते हैं मिनट्स। और सेम बात कंपनी में भी होती है, मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग लिखे जाते हैं। 5 मेंबर बैठे हैं, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बैठी है, सेक्रेटरी मिनट्स लिखता है कि चेयरमैन ने ये बोला, वाइस चेयरमैन ने ये बोला। पार्लियामेंट में लिखा जाते होंगे मिनट्स, पार्लियामेंट में देश की लिखे जाते हैं, एक एक वर्ड लिखा जाता है किस एमपी ने क्या बोला, कभी भी चेक कर सकते हो। इट इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। सेम बात मिनट्स लिखे जाते हैं मीटिंग में किसने क्या क्या बोला बेटा, एंड इट इज अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या कुछ सीक्रेट रह गया? कुछ सीक्रेसी नहीं है। क्लियर बात? बढ़े आगे, चलो जी। 4th हेडिंग बेटा गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे इसकी बात, पहले 5th हेडिंग की बात करते हैं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बताने की जरूरत तो नहीं है ना। 5 मेंबर मैनेजिंग कमेटी में आप क्या चले हो बेटा, इनकी सोच सुधारने, एक जैसी करने, एक प्लेटफॉर्म पे बिठाने? नहीं बैठ सकते भाई। 5 लोग एक जैसा सोचे, मैंने तो आज तक ऐसे 5 लोग देखे नहीं बेटा। तो बाबू कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े भी होंगे। ठीक है जी। रही बात बेटा गवर्नमेंट कंट्रोल की 4th हेडिंग, इस पे एक बात बोलता हूं और फिर छुट्टी करता हूं। बेटा देखो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आप गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हो, आप बेटा वेलफेयर के लिए बने हो, गवर्नमेंट भी वेलफेयर के लिए बनी है। गवर्नमेंट कहती है मैं टैक्स में छूट दूंगी तुझे, तू लोन ले ले, मैं ब्याज में भी छूट दूंगी, मैं तेरे को बिजली भी सस्ती दूंगी, और मुझसे कोई हेल्प चाहिए वो भी ले ले। लेकिन जब गवर्नमेंट इतनी हेल्प देगी तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी पूरा चाहती है। गवर्नमेंट ने कहा अपने सारे अकाउंट्स दिखाइयो मुझे, ऑडिट करा कर लाइयो सीए से, ठीक है ना, जो जो मैं कहूं मिनट्स जरूर दिखाइयो मुझे, जो भी गवर्नमेंट मांगती है आपको देना पड़ता है बेटा। जब गवर्नमेंट आपको इतनी चीजें फ्री में दे रही है तो कुछ मांग भी सकती है बदले में बेटा, और ये चीजें आपको देनी पड़ती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।